टोटल एनर्जी है बॉडी की वो हमेशा आपकी 8 जूल्स है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये भी ध्यान रखना, कई बार बच्चे करेक्ट स्टेटमेंट मांगता है, आदत होती है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सिस्टम इज, ठीक है भाई देखो, जो आपकी टोटल एनर्जी है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली बात है कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से एनर्जी डिसिपेशन नहीं होगा, और अगर एनर्जी डिसिपेशन नहीं होगा तो टोटल एनर्जी आपकी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर फ्रिक्शन होता, विस्कस फोर्स होता, तो इसको हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में एनर्जी कंजर्व नहीं होती, आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, वर्क एनर्जी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला है, जरा ये देखना, इसके कांसेप्ट को मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स y and z कांसेप्ट रिकॉल करना, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, आपसे फोर्स पूछा जा सकता है। फोर्स इज इक्वल टू माइनस du by dr, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी। याद रखना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक x कंपोनेंट होता है, एक y कंपोनेंट होता है, एक z कंपोनेंट होता है। fx आप कैसे निकालेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन से पूरे पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू x, y और z को कांस्टेंट रखना। हर साल एक दो साल में एक बार क्वेश्चन चमकता है, इस चीज को गलत मत करना। ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x और z आप कांस्टेंट लेके चलेंगे। अगर आप ये कांसेप्ट याद नहीं आ रहा, प्लीज अपने नोट्स खोलिएगा। अगर आप fz की बात करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ होल पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू z, x एंड y आप कांस्टेंट लेके चलते हैं। आप फोर्स निकाल सकते हैं, पहला इस प्रकार का क्वेश्चन आपका होता है। दूसरा, हमारे पास इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस होते हैं। इक्विलिब्रियम के हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट जहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका 0 है। तो अगर आप देखें u वर्सेस x ग्राफ अगर हमारे पास है, ठीक है, u वर्सेस x ग्राफ अगर आपके पास है, तो पहली बात, जहां पर आपका स्लोप 0 होगा वहां पर फोर्स 0 होगा। स्लोप इज du by dx और दिस इज योर नेगेटिव ऑफ फोर्स। अगर आपका स्लोप 0 है, फोर्स 0 होगा, मींस ये आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हुए। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आपके बेसिकली हुए, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम तीन प्रकार के आपके हो जाते हैं बेटा, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल और एक होता है आपका न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, जहां पार्टिकल बार-बार वापस है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, तो जहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां मैक्सिमम होगी वो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, दैट विल बी द केस ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आप कैसे पता करेंगे, आप du by dx निकालेंगे, फिर आप du by dx को इक्वल टू 0 करेंगे, आपको जिन पॉइंट्स पर स्लोप 0 मिलेगा, बेसिकली उन पॉइंट्स पर इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो अब आप चेक कैसे करेंगे, स्टेबल के लिए डबल डिफरेंशिएशन आप निकालेंगे और उस पॉइंट पर चेक करेंगे, यहां मिनिमा है, ठीक है, यहां पर आपका मैक्सिमा है उस पॉइंट पर, और जहां पर आपका पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाए, ठीक है, तो वो आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो अब जरा इस क्वेश्चन में आते हैं। इन्होंने क्या बोला है, एट लेस देन x1, ये आपका x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। ग्राफ को जरा देखा जाए, ग्राफ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है। टोटल एनर्जी देखिए 8 जूल्स एट x लेस देन x1। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स की बात करूं, इन पॉइंट्स की बात करूं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी स्मॉलेस्ट, द पार्टिकल इज मूविंग एट द स्लोएस्ट स्पीड। देखना, टोटल एनर्जी आपकी 8 है और पोटेंशियल एनर्जी आपकी 8 है, तो इन केस में काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 होगी भाई, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, वेलोसिटी 0, तो ये तो पहले ही गलत दिख रहा है। काइनेटिक एनर्जी स्मॉलेस्ट, आपको चाहिए सर काइनेटिक एनर्जी स्मॉलेस्ट तो 0 ही हो सकती है, बात आपकी सही है, एंड पार्टिकल इज मूविंग एट द स्लोएस्ट स्पीड, ये गलत हो रहा है भाई। यहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी 8 है, टोटल एनर्जी 8 है, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 इज पार्टिकल एट रेस्ट, तो ये आंसर हो सकता है क्योंकि इनकरेक्ट बताना है। एट x ग्रेटर देन x4, इन सब पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट थ्रू आउट द रीजन, ऑब्वियस बात है, टोटल 8 है, पोटेंशियल एनर्जी इस रीजन में आपकी 6 है, तो काइनेटिक एनर्जी 2 हुई और ये आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो बात आपकी ये सही है, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एट x इक्वल टू x2, इस वाले पॉइंट की बात करें, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन द पार्टिकल इज मूविंग विद द फास्टेस्ट स्पीड, ऑब्वियस बात, यहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी 8 और टोटल एनर्जी 8 है, तो मैक्सिमम ही है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। x इक्वल टू x3, अगर मैं इस वाली की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 4 जूल्स, यहां पर देखना इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 4 है, तो ऑब्वियस बात है काइनेटिक एनर्जी तो 4 भी होगी, तो दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका ए ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। क्लियर, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, तो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है दैट इज a डिवाइडेड बाय x की पावर 12 माइनस b डिवाइडेड बाय x की पावर 6, और आई थिंक फंक्शन यहां पर बिल्कुल सेम ही रखा है, 12 और 6 बिल्कुल सही, ठीक है, हमारे पास इस प्रकार से रखा है। फिर a and b आर कांस्टेंट, x इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो x है। इफ द डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब डिसोसिएशन थोड़ी बहुत केमिस्ट्री में पढ़ी है, डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएट करना, टूट जाना, है ना। इफ द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज d, which is given as potential energy at x equal to infinity, अगर आप x equal to infinity डालोगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रही है, एंड x equal to equilibrium। अब इक्विलिब्रियम वर्ड आ गया, इक्विलिब्रियम वर्ड क्या होता है, जहां पर आपका फोर्स 0 है वहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाओ, ठीक है, डी पूछा है। तो बेसिकली कांसेप्ट अगर देखो तो मैं आपको बता रहा था, कांसेप्ट यही है। इक्विलिब्रियम आपके लिए क्या है, इक्विलिब्रियम आपके लिए ऐसी स्टेट ऑफ द बॉडी जहां फोर्स 0 है, तो मैं du by dx की बात करूं तो वो 0 होगा, वो वाला स्टेट निकालिए और उसी पर पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए, वही आपका डी होगा। तो आइए इस क्वेश्चन की बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपको दे रखा है दैट इज a डिवाइडेड बाय कितना है भैया, x की पावर 12 माइनस b डिवाइडेड बाय x की पावर 6, यही है ना भाई, ठीक है, राइट। तो जरा पोटेंशियल एनर्जी u आपको ये है, तो फोर्स की बात करें तो आप माइनस du by dx, तो माइनस को नेगेटिव और रेडिकल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, x की पावर -12 माइनस b x की पावर -6, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो क्या आता भाई, पावर आ जाती, और a x की पावर -13 होता, पावर आगे आती और -7 ये होता। अब जैसे एट इक्विलिब्रियम की अगर आप बात करेंगे बेटा, एट इक्विलिब्रियम की अगर आप बात करेंगे तो आप फोर्स को 0 डालेंगे, तो फोर्स 0 कब होगा, जब 6b अपॉन x की पावर 7 मैच कर जाएगा 12a डिवाइडेड बाय x की पावर 13, इससे मैच कर जाएगा। तो अगर हम लोग इसको कट कर लें, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कट कर लें तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x की पावर 6 इज इक्वल टू 12a बाय 6b 2, तो x इज इक्वल टू 2a बाय b की पावर 1 बाय 6, ये इस x पर आपका इक्विलिब्रियम है। क्लियर, अब बात आती है, इन्होंने इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है डिसोसिएशन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 2a बाय b की पावर 1 बाय 6। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, ठीक है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें बेटा, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम दिख रहा है आपको, 2020 का क्वेश्चन और हमारे पास 2010 का क्वेश्चन, तो इसलिए कहते हैं पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पीवाईक्यूज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, a डिवाइडेड बाय x की पावर 12 माइनस b डिवाइडेड बाय x की पावर 6। अब कैसे निकालेंगे सर, x की पावर 12 कैसे करेंगे, तो यार अगर आप यहां से x की पावर 6 की बात करें तो यार 2a बाय b, और x की पावर 12 की बात करें तो 12 तो 2a बाय b का पावर 2,
क्या आएगा? उठा करके रख दो भाई। a डिवाइड बाय x की पावर 12 इज 4a स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस b डिवाइड बाय x की पावर 6 की बात करेंगे तो 2a बाय b। तो a से a गया b स्क्वायर बाय 4a माइनस b स्क्वायर बाय 2a। ठीक है, तो माइनस b स्क्वायर बाय 4a आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो b स्क्वायर बाय हमारे पास तो माइनस रखोगे डिसोसिएशन एनर्जी विल बी 0 माइनस ऑफ माइनस b स्क्वायर बाय 4a, तो ये आएगा b स्क्वायर बाय 4a। तो आपका डी ऑप्शन आंसर होगा, आपका डी ऑप्शन आंसर होगा और ये अब बन गया आपका होमवर्क। ठीक है, की वेलोसिटी इज 0। ठीक है, along the axis if its kinetic energy increases uniformly with time। ये कह रहे हैं कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू फोर्स किसके, अगर टाइम पे कैसे डिपेंड करता है। अगर आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, हाफ m v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t। अगर मेरे को फोर्स का चाहिए एनालिसिस, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू m into a मास कांस्टेंट, है ना। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। क्या आपको समझ आ रहा है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है या फिर e की पावर हाफ। अगर मैं a की बात करूं तो ये dv by dt से निकाला जा सकता है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं हाफ e की पावर माइनस हाफ आता, ये a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t है। तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 रूट t, आपका आंसर बेसिकली होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका ये कौन सा कंसेप्ट आ गया, फोर्स है जो रबर बैंड को खींचने पे जो फोर्स है दैट इज ax plus bx स्क्वायर। ठीक है, फिर एन यार मतलब वर्क डन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर बाय लेंथ l। एक आपकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ मतलब इलोंगेशन आपकी 0 थी नेचुरल लेंथ से, इलोंगेशन आप कहां तक लेके जा रहे हैं, l तक। तो आपको क्या बताना है, वर्क डन। ये एक्चुअली मैं आपको होगा लेकिन आपकी मदद करूंगा, यहां पर पॉज करिए, फंक्शन बनाइए, आंसर निकालिए, कांसेप्ट मैच करना। चलो देखो, व्हेन वी स्ट्रेच द रबर, जैसे आप रबर को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, तो आपका फोर्स वेरिएबल लगेगा। और अगर मेरे को वर्क डन निकालना है बाय वेरिएबल फोर्स, तो स्मॉल वर्क डन आप निकालेंगे दैट विल बी ax plus bx square into dx। अगर मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ dw करना पड़ेगा दैट इज ax plus bx square into dx। और इलोंगेशन आपकी कहां से कहां हुई, 0 से लेके l तक। प्लीज आप मैच करिएगा इस कांसेप्ट को, दिस विल बी योर होमवर्क, कांसेप्ट मैच कर लीजिएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर आप बात करें तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल था। ये आपके अगले क्वेश्चन में आसान रहेगा सोचना। ठीक है, अगर मैं यहां पे देखूं तो एक्सेलरेशन आपकी फोर्स बटे मास है, ध्यान से देखना, दैट विल बी 60। अगर आपका एक्सेलरेशन 60 है, मेरे को रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक मेरे को वर्क बताना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। अगर मैं किसी प्रकार से फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल पाए तो भी आंसर हो जाएगा, है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, हाफ m v फाइनल का स्क्वायर, बस ये बताना है हमें, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, राइट। सर कैसे निकालेंगे, अरे यार काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया, dv by dt कर लो ना इसको, इक्वल टू 60 ये आ गया। और अगर आप देखें तो यहां पर dv इक्वल टू 60 dt इंटीग्रेट कर दो। जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो वेलोसिटी 0 थी, जब टाइम की वैल्यू आपकी 1 हुई तो वेलोसिटी हमें चाहिए v फाइनल, तो ये आएगा v फाइनल माइनस 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर या फिर 3 मीटर पर सेकंड। बस हो तो गया क्वेश्चन, हाफ इंटू 1 इंटू 3 का स्क्वायर 9/2 4.5, ये आपका आंसर होगा 4.5, आपका आंसर बेसिकली हो जाएगा। फिर जा सकते हैं दूसरा मेथड, बेसिक मेथड। ठीक है, आपका जो फोर्स है दैट इज 60। सर मेरे को यही हिट हुआ, मैंने कहा यार वर्क डन क्या होता है। अगर आप वर्क डन बात करें तो फोर्स इंटू dx ये आएगा, और वर्क डन की अगर आप बात करें तो सर 60 dx आ गया। सर लिमिट में x डाल दूं, या तो ध्यान से समझना, या तो आप वेलोसिटी आई है, वेलोसिटी के बाद x निकालिए फिर डालिए लिमिट। हम क्यों ना अपना वेरिएबल चेंज कर दें, हमें पता है a इक्वल टू 60 है, तो dv by dt जब हमारे पास आया तो ये आया 60, v इक्वल टू 60 dt, ओ dv इक्वल टू 60 dt। जब हमने v निकाला था तो 0 से v 0 से t, अगर आप देखें तो v आपका जनरल क्या आएगा, दैट विल बी 3t स्क्वायर, ये आएगा। अगर मैं इसको dx by dt रख लूं तो अगर देखना dx को आप क्या लिख सकते थे, 3t स्क्वायर dt, उठा करके हटा लो, तो दिस विल बी 60, dx को ही हटा दो, 3t स्क्वायर dt, ये आ गया 6 या 18 t क्यूब dt, ये आया वर्क डन। अब ये फंक्शन किसका बन गया, आपका टाइम का। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, अगर आप यहां पे टोटल वर्क डन निकालेंगे तो 18t की पावर 4/4 फ्रॉम 0 से 1 आएगा, तो 18/4 9/2 4.5 फिर आ गया। अब ये बच्चों को बेसिक मेथड नंबर लगेगा, ये वाला मेथड अभी करूं तो वेलोसिटी देख लेते हैं हमारे पास, ठीक है, और ये आपका 4 हो गया, तो v फाइनल इज v0/2, और v0 आपका कितना था 10 5 मीटर पर सेकंड आपकी फाइनल वेलोसिटी बेसिकली होगी। अब हमें k की बात करनी है, देखो अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम से जाएंगे लेनी पड़ेगा, लेकिन आएगा उससे भी। ठीक है, हमारे पास फोर्स है जो बॉडी को रिटार्ड कर रहा है माइनस kg स्क्वायर, मैं इसको ma रख लेता हूं, ये काइनेमेटिक्स मेथड अगर आप लगाएं, ठीक है, माइनस kv स्क्वायर ma इक्वल टू माइनस k by m v स्क्वायर। हमारे पास जरा देखना, इसको मैं अगर dv by dt की बात कर लूं, माइनस k by m into v स्क्वायर है, तो dv by v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k by m into dt। वेलोसिटी आपकी कहां से कहां चेंज हो रही है, 10 से लेके 5, ठीक है, 10 से लेके 5, और आपका टाइम चेंज हो रहा है 0 से लेके 10 सेकंड। आई होप यही है, 0 से लेके 10 सेकंड। अब आपके लिए सारी चीज आगे k पता करना था, यहां से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा माइनस 1/v फ्रॉम 10 टू 5 इक्वल टू माइनस k by m, m का कितना 10 kg, 10 raised to power -12 -2, ठीक है, -2 10 raised to power -2, ओके। तो ये आ गया बेटा हमारे पास इनटू dt इंटीग्रेशन की बनेगा 0 से 10। तो आई होप अब आपके लिए देखो माइनस माइनस कट जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो 1/5 माइनस 1/10, ठीक है, इक्वल टू माइनस k by 10 की पावर -12 इनटू 10। k की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, दैट विल बी योर आंसर। अब बात आती है सर तो अब टोटल वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इस लॉजिक से जाना पड़ता। आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारा हाफ m v0 का स्क्वायर है माइनस हाफ 1/8 m v0 का स्क्वायर है। सर वर्क कैसे निकालेंगे, अब आपको फोर्स दे रखा है दैट इज माइनस kg स्क्वायर, ये लेंदी पड़ जाएगा आपके लिए, ठीक है, आगे वो हां ये अब मेथड आपके लिए लेंदी हो जाएगा। तो फोर्स बात करें माइनस kg स्क्वायर, अगर स्मॉल वर्क डन की बात करेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो माइनस kg स्क्वायर इनटू dx अब आपका आएगा, है ना। हमें dx को हटा के किसी ना किसी प्रकार से वेलोसिटी या टाइम के टर्म्स में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा यहां पर देखा जाए, यहां पर अगर हम लोग देखें
तो जो आपका a आता माइनस k बाय m v स्क्वायर आता, dv बाय dt अगर आप बात करें तो माइनस k बाय m v स्क्वायर आता, dv बाय v स्क्वायर इक्वल टू माइनस k बाय m dt आता। वेलोसिटी आप 5 10 से v तक जाइए, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम 0 से लेकर t तक जाइए, आप वेलोसिटी का फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे, फिर इसको dx बाय dt करेंगे, बहुत लेंदी जाएगा, बहुत लेंदी जाएगा। देखो यहाँ पर आपका वेलोसिटी जैसे आप मैंने कर लिया t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 10 थी, t इक्वल टू t पर वेलोसिटी थी, ठीक है, मेरा वेलोसिटी जब आप इसको डालेंगे वेलोसिटी का फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, इसको उठा करके यहाँ डाल दे, फिर वेलोसिटी को आप dx बाय dt रखते और dx को v dt उठा करके आप यहाँ डाल दे, सारा का सारा टाइम में लिमिट आता है, तो dw आपका 0 से लेकर 10 सेकंड तक इंटीग्रेट होके ये बहुत लेंदी हो जाता है। दिस विल बी वेरी लेंदी मेथड, देखा जाए ये बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा, आप अपनी लिमिट चेंज करेंगे, दिस विल बी वेरी लेंदी, उसको छोड़ करके आप इसे लिए ये आपका आसान पड़ेगा, ठीक है। चले आगे, इसका रेडियस इज a और पार्टिकल हमारे पास सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ अट्रैक्टिव पोटेंशियल, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज माइनस k बाय 2r स्क्वायर, रेडियस वैल्यू r या a हमारे पास रहेगा, इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन है भाई, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। अरे जो भी पार्टिकल चल रहा है तो टोटल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होगा भाई, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी r की वैल्यू a डाल दो तो टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस k बाय 2a स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे सर, अरे देखो कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है, कोई एरो उल्टा होगा, ठीक है, v स्पीड से, तो इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट रही है, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के घूम नहीं पाएगा, तो क्या आप ये फोर्स निकाल सकते हैं, F इक्वल टू माइनस ऑफ du बाय dr निकाल लीजिए रे, तो ये क्या आएगा माइनस और डिफरेंशिएशन हमारे पास माइनस k बाय 2 r की पावर माइनस 2 ऐसे लिख लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और k बाय 2 आपका बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस 2 r की पावर माइनस 3, इसका क्लास हो जाएगा, अगले पेज पे चलता आगे नहीं जगह की वजह से पता नहीं हो जाए, F इक्वल टू माइनस du बाय dr, तो माइनस d बाय dr ऑफ पोटेंशियल एनर्जी k बाय 2 r स्क्वायर, ये कहां भाई, ये कहां माइनस k बाय 2 r स्क्वायर, जब आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स मिलेगा, वही फोर्स इसके सेंट्रीपिटल काम करेगा भाई, तो माइनस माइनस प्लस कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो d बाय dr ऑफ r की पावर माइनस 2, इसका जब आप डिफरेंशिएट करेंगे पावर आ जाएगी माइनस k बाय 2 हमारे पास k बाय 2 माइनस 2 r की पावर माइनस 3, ये आपका आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स, नेगेटिव मींस क्योंकि अगर आप r को बाहर की डायरेक्शन में नापेंगे फोर्स आ रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, तो नेगेटिव आपके लिए क्या होगा टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका आया 2 बढ़िया k बाय r3 और यही mv स्क्वायर बाय r के बराबर होगा रे चच्चा, आया ना, तो r से r गया k बाय r स्क्वायर किससे आ रहा है mv स्क्वायर के, अरे देखो भैया आंखें खोलो हाफ से दोनों साइड डिवाइड कर दो, ये पानी की एनर्जी हो गया, ठीक है, तो दैट इज k बाय 2 r स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया k बाय 2 r की जगह 1 देंगे, इसका रेडियस क्या है 1, कितना आ गया 0, सी ऑप्शन आपका आंसर बेसिकली होगा, क्लियर। चला जाए आगे, ये हमारे पास किसका हुआ चला जाएगा, है ना, तो अगर आप ध्यान से देखें ये u इक्वल टू 0 पर था, ठीक है, ये कितना मैक्सिमम इलॉन्गेट होगा जहां पर फाइनल वैल्यू 0 होगी, ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक स्प्रिंग ऑफ सिस्टम जब आप m मास लगाते हैं इसका जो वजन होता है mg, धीरे धीरे जब आप इक्विलिब्रियम में लाते हैं तो इसकी इक्विलिब्रियम लेंथ होती है mg by k, याद करो, है ना, अगर आप सडनली रिलीज कर देते हैं तो ये 2 mg by k पर जाता है, ऐसे ये आपका 2 mg by k पर आपका जाता है, ये टोटल लेंथ होता है 2 mg by k, क्या आपको समझ आ रही है mg और f ये हॉरिजॉन्टली हो गया बस, आया ना, तो इसका जो अब मीन पोजीशन होगा वो यहां कहीं होगा, दैट विल बी f by k यहां एंड दैट विल बी f by k यहां, क्लियर। अगर आप इसको सडनली रिलीज करते थे तो ये एसएचएम क्रिएट करता था और इसका एक ओमेगा होता था, है ना, और मैक्सिमम स्पीड आपकी मीन पोजीशन पे होती थी v max इक्वल टू a ओमेगा, याद करिए, टाइम पीरियड याद आ रहा है, आप ओमेगा निकाल सकते थे, है ना, सर इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड सेम होगा, यस, सिर्फ शिफ्टेड पोजीशन का डिफरेंस होगा, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस होता है तो पेंडुलम नहीं ऑसिलेट करेगा टाइम से, ग्रेविटी है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन रेस्टिंग पोजीशन चेंज हो जाएगी, टाइम पीरियड नहीं होगा, तो अगर आप उस लॉजिक से जाना चाहें तो भी आप जा सकते हैं, एम्पलीट्यूड इसका ये बन जाएगा, ओमेगा आपको पता ही है, आंसर निकाल लीजिए, वो भी ये है आपका एसएचएम की एनालिसिस, अब कई बच्चे एसएचएम नहीं पढ़ा होगा, घबराओ मत, बेसिक करते हैं। सबसे पहले से ये 2f by k कैसा है, मैंने कहा कि भाई टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये वाला फोर्स मान लो ये टोटल लेके गया है x, तो f into x पॉजिटिव वर्क डन, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग में जब कीजिएगा तो स्प्रिंग का वर्क डन क्या होगा माइनस हाफ k x स्क्वायर, सर ऐसा क्यों, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट इधर है, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन नेगेटिव, फाइनल काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक, तो अगर आप देखें fx इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर, अगर आप देखें x की वैल्यू 2f by k आई है, ये मैं कह रहा था ये यहां से यहां 2 mg by k 2f by k ऐसे ही जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड आपकी कहां होगी यहां पर, है ना, तो यहां से यहां अगर आप वर्क एनर्जी थोड़ा लगाना चाहें लगा लीजिए, आंसर सेम आएगा, तो यहां से यहां वर्क डन f into x by 2 लिख देता हूं, स्प्रिंग आएगा माइनस हाफ के x by 2 का स्क्वायर इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v max का स्क्वायर माइनस 0, अब x की वैल्यू आप डालिए 2f by k और अपना v max basically निकाल लीजिए, आप ये लॉजिक लगाइए या वो लॉजिक लगाइए, बात एक है, तो इसीलिए a person trying to lose weight it's like me by burning the fat, oh my god, lift a mass 10 kg very low mass up to a height of 1 meter, oh my god, height, how much fat will he use considering the work done only when the weight is lifted up, ये मान के चले देखो उसने वजन उठाया उसके बाद ग्रेविटी में छोड़ दिया तो अपना चला गया, बार-बार उठाने में ही वर्क डन कर रहा है, ठीक है, ये तो भाई जिम में चले मार यार, डोंट थ्रो योर वेट्स ऑन द फ्लोर ऑफ द जिम, ठीक है, प्लीज रीरॉक योर वेट्स, फैट सप्लाई इतना जूल ऑफ एनर्जी पर केजी, फैट कितना सप्लाई कर रहा है, फैट सप्लाई कर रहा है 3.8 into 10 की पावर 7 जूल्स पर केजी, एक केजी अगर फैट बन करोगे इतना जूल आपका बन हो जाएगा, ठीक है, व्हिच इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी विद 20% एफिशिएंसी रेट, ओके 20% एफिशिएंसी रेट, ठीक है, मतलब एक केजी में इतना बोला जा रहा है लेकिन इसका 20% ही बॉडी चलाप होती है ना, बॉडी 20% ही बंद करेगी, ठीक है, टेक इक्वल टू दिस, तो बताना क्या हाउ मच फैट विल ही यूज कंसीडरिंग द वर्क डन, तो अब देखो अगर मैं बोलूं कि वर्क डन टू लिफ्ट 10 kg बाय 1 मीटर, तो वर्क डन आप जो कर रहे हैं ऐसा तो होता नहीं ना, आप उठा के 1 मीटर ले जाने के बाद आप 1 मीटर ले जाने के बाद रोकेंगे ना,
एज वेरी गुड क्लीन एंड जर्क वाले ऐसे उठाया और डंबल ऊपर चला गया। अरे आप रोकेंगे ना, आगे मानिए स्लोली वर्क किया है, काइनेटिक एनर्जी जो भी उसने वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने में किया। काइनेटिक एनर्जी जैसे मतलब बहुत भारी ऐसे करके धीरे-धीरे 1 मीटर की हाइट पर लाया, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो वर्क डन आपका mgh के बराबर हो जाएगा, जो भी आपने पोटेंशियल चेंज करा। तो मास कितना था 10 केजी था, भाई बच्चे कर ले, पता लगे 1000 बोल रहा वहां पे 100 केजी लगा दे, ठीक है। तो 10 केजी into 10 into हाइट 1 तो 100 जूल्स हो गया हमारे पास। अब एक बार करने में टू लिफ्ट वर्क बाय 1 मीटर वन टाइम, ठीक है। लेकिन मास्टर तो जो उसका है उसने तो बोला भैया 1000 बार करना, ठीक है 1000 बार। टोटल वर्क डन अगर मैं बात करूं, एक बार में 100 जूल्स का काम करवा रहा है, टोटल वर्क डन विल बी n into 100 जूल्स। ये उसने कितना रिपीट करा है, तो दैट विल बी हमारे पास 1000 into 100 10 की पावर 5 जूल्स उस बच्चे से खींच ली गई है, और उस बच्चे से अगर 10 की पावर 5 जूल्स खींच ली गई है तो ये समझना हाउ मच फैट ही विल यूज कंसीडरिंग अभी एनर्जी आई कहां से, इतना वर्क करवा दिया उस बच्चा ने, एनर्जी आई कहां से, फैट चाहिए होगी, ठीक है। तो अभी मैंने बोला है हां वेट फैट सप्लाई इतना पर केजी व्हिच इज कन्वर्टेड टू 20% एफिशिएंसी। अब समझना इस बच्चे ने कितना काम कर दिया इतना। अब बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर इसका कौन बना देता फैट भरा पड़ा, ये उदास नहीं है कौन है जिस पे प्लेट रख के ऐसे कुछ समोसा खाया है इसने, ठीक है। तो हमारे पास ये है इसका, देखो भाई एक बॉडी 1 केजी का अगर फैट है उसको अगर बर्न करेगी तो कितना एनर्जी दे रही है, वैसे कितना देना चाहिए 3.8 into 10 की पावर 7 है ना जूल्स। लेकिन बॉडी 20% एफिशिएंट है, तो 1 केजी को अगर ये बर्न करेगी तो कितना एनर्जी दे पाएगी एक्चुअली में, दैट विल बी हमारे पास 20/100 ऑफ 3.8 into 10 की पावर 7 जूल्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अगर देखें तो 8 to 16 3 to 6 7.6 हमारे पास, और 0 0 0 10 की पावर 6 जूल्स। इतना ही तो 1 केजी में 20% एफिशिएंसी है ना, तो इतना ही हमारे पास आएगा। लेट x केजी ऑफ फैट इज बर्न्ड, उस बच्चे का इतना मोमोज और बर्गर सर्गर करवाए हैं उसका x केजी बर्न कर दिया गया है, तो x into 7.6 into 10 की पावर 6 इस बच्चे से जितना काम कराया उसके बराबर हो जाए। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 10 की पावर 5 डिवाइड बाय 7.6 into 10 की पावर 6 हमारे पास। तो x की अगर आप बात करें तो ये हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा, ये केजी में ऑप्शन है क्या हमारे ग्राम में है या क्या, केजी में ही है, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो 1 डिवाइड बाय 7.6 into 10 की पावर -1 ये आएगा, और अगर 1 डिवाइड बाय 7.6 करें, ठीक है, तो 0.1315 into 10 की पावर -1 केजी, या फिर अगर आप देखिए 13.15 into 10 की पावर -3 इतना 13.15, ठीक है। 13 जी की वैल्यू क्या ले लिया भाई, अरे 9.8, तो ठीक है हमारे पास 13 इसके आसपास आंसर आएगा। हमने जी की वैल्यू कितनी ले ली है 10 ले लिया, 9.8 है, तो टिकट के अंदर मैक्सिमम 10 बंदे रह सकते हैं 10%, ठीक है। फिर एवरेज मास ऑफ ईच पर्सन 68 केजी बच्चे हैं 68 केजी के, ऐसे 68 केजी का है और ऐसे 10 हो सकता है 10 ठीक है 10 है। मास ऑफ एलिवेटर चलिए 920 केजी, मास इसका खुद का है 920 केजी एलिवेटर का खुद का है, ठीक है। और ऐसे इसके अंदर एक ही बंदा बना लेते हैं 10 बंदे हैं ऐसे, तो टोटल मास जो बंदों का होता है दैट इज 680 केजी, ये हो गया, ठीक है। एंड इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, ये ऊपर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारे पास चल रहा है। द फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 6000, अगर ये ऊपर जा रहा है ऑब्वियसली है हवा और फ्रिक्शन बेयरिंग का जो फ्रिक्शन है जो उसको अपोज कर रहा है दैट इज 6000 न्यूटन, फ्रिक्शन की वजह से आ गया। इफ द एलिवेटर इज मूविंग विद द फुल कैपेसिटी पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर इज, पावर निकालनी है तो जरा यहां पर ध्यान रखना पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो पावर होता है F डॉट V। अगर आप ध्यान से देखें हमारे पास फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, जो इसकी केबल में ध्यान से देखना, जो इसकी केबल होगी जो ये फोर्स लगा रहा है मोटर, तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड में इफेक्टिव ग्रेविटी का कोई कांसेप्ट नहीं है। तो भाई देखो इसका वजन होगा इन सभी बंदों का 6800 की न्यूटन, इस खुद की इस लिफ्ट का वजन हो जाएगा 9200 न्यूटन, इन सबके फोर्सेस को बैलेंस आउट कर रहा है मोटर, तो कितना हो जाएगा 9200 प्लस हमारे पास 6800 प्लस फ्रिक्शन अपोजिट करेगा। अगर ये ऊपर जा अरे मुंह चाहिए उसका अगर ये ऊपर जा रहा है तो 6000 न्यूटन फ्रिक्शन का भी उन्होंने कहा है इनटू वेलोसिटी कितनी 3, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई ये और नील को दोनों मिला लो 5 डाल जाएगा, ठीक है। और बार रिपीट हुआ है, इससे पहले भी आई थिंक 2019 में भी ये रिपीट हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। पावर कांस्टेंट है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। अगर मेरे पास पावर कांस्टेंट है बेटा, ठीक है, तो मैं कुछ c ले लेता हूं या k ले लेता हूं, तो पावर होता है Fv = k, फोर्स की अगर मैं बात करूं तो MAV = k, AV = एक k by m, एक नया कांस्टेंट ले लो k by कांस्टेंट चेंज करेंगे। अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो इसको हम dv/dt लिख सकते हैं, है ना, ये नया कांस्टेंट था। v dv is equal to k prime into dt। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v स्क्वायर बाय 2 कुछ आएगा, v स्क्वायर लिमिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ जाएगा, मींस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर हाफ, हमें प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं समझ में लगा। a को dv/dt रखा तो dt को बदलेगा तो इसका इंटीग्रेशन t बनेगा, v dv/dt v स्क्वायर बाय 2, हमें कांस्टेंट मतलब नहीं है, ये कुछ ऐसा आएगा। अगर मैं इसको dx/dt रखूं तो ये t की पावर हाफ है, dx इज t की पावर हाफ dt, कुछ ऐसा होगा, x विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t की पावर 3/2 आ गया आपका, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा ए ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर। पार्टिकुलर मास इज मूविंग इन द सर्कल पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस, भाई ये क्वेश्चन 2 बार हो चुका है, ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, 2 बार जी में। अब पार्टिकुलर मास इज मूविंग इन द सर्कल पाथ, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, इसमें एक पार्टिकल, ठीक है, घूम रहा है ऑफ रेडियस r, ठीक है। हां सर दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इज वेरिंग विद k स्क्वायर r t स्क्वायर, कुछ ऐसे वेरी कर रही है, वेयर k इज कांस्टेंट, पावर डिलीवर्ड बाय द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग इज, पावर के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो अगर यहां पर ध्यान से देखना, सबसे पहली बात अगर आप देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू k स्क्वायर r t स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर बाय m, है ना, ये आ रहा है हमारे पास। अगर ओमेगा का टर्म चलेगा, चलो ठीक है, हमारे पास हां अच्छा m ही आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रखा है ना, तो फोर्स हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r इसको ले गए, और v की बात करें तो k r t, क्या आप ये समझ सकते हैं कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ मैग्नीट्यूड वाइज भी वेरी कर रही है ना। क्या बात करें स्पीड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पर पार्टिकल पहुंचा 20 हुआ, तो ऐसे ही वेरी कर रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और अगर आप देखें तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी पर दो फोर्सेस होते हैं,
एक हमारे पास होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है टेंजेंशियल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स पावर अगर मैं बात करूं होता है F नॉट E। क्या आपको समझ आ रहा है भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पावर हमेशा जीरो ही होगी। क्यों सर? अरे भाई सेंट्रीपिटल फोर्स इधर है, वेलोसिटी आपकी इधर है, ये हमेशा 90 डिग्री पर है, तो पावर जीरो होगा। कौन रहेगा? टेंजेंशियल फोर्स। और टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है? m into at। क्या मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लूं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा, दैट विल बी kr, राइट? तो mkr आपका टेंजेंशियल फोर्स आया। पावर की अगर मैं बात करूं तो टेंजेंशियल फोर्स इनटू वेलोसिटी आप आएगा, दैट इज mkr इनटू वेलोसिटी कितनी थी आपकी? krt। ये mk स्क्वायर r स्क्वायर t। सर एंगल टेंजेंशियल फोर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 is 1, तो आ गया mk स्क्वायर r स्क्वायर t। सी ऑप्शन, दैट विल बी आवर आंसर। क्लियर? क्योंकि वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। मान लो मेरा एक बॉडी पे फोर्स लगा है, फोर्स की वजह से वो चलता हुआ दिखेगा, जिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे मैंने फोर्स लगाया उसकी वजह से बॉडी मूव कर गया, वर्क डन बोलूंगा। मान लो मैंने ये बॉडी पे फोर्स लगी है, ये ऐसे चली तो मैंने कहा अच्छा चलिए वर्क डन है। जब ये चल रही थी दूसरे केस में मैं इसके साथ चल रहा हूं, तो मैं क्या देखूंगा? मैं ये देखूंगा फोर्स लगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क डन 0 बोल दूंगा। अब बात है कि सर इसमें क्या बात होगी, तो आप हमेशा इनर्शियल फ्रेम से ही देखेंगे। इस व्यक्ति को क्या लगेगा कि इसका खुद का वजन था एक mg और एक सूडो फोर्स होगा mg/2। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। अच्छा इसलिए तो सूडो फोर्स नहीं बनाएंगे क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं। ठीक है, mg। तो ये व्यक्ति इक्वेशन क्या बनाता है? ये मोशन इक्वेशन बनाता है, n - mg = m × g/2, n = 3 mg/2। क्या वो इसको t टाइम में चलते हुए देखेगा, कुछ हाइट तक खाया ना? यस। तो u से स्टार्ट हुआ g/2, कितना चल चुका होगा? s की अगर मैं बात करूं, s = ut + ½ at2 बेटा, तो ये s आएगा। u की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 0 + ½ × g/2 × t², तो g/4 t²। क्या आ गया? ये व्यक्ति इस फोर्स को देखेगा, डिस्प्लेसमेंट को देखेगा, कहेगा वर्क हुआ है। कुछ बच्चे हमेशा पढ़ लेते हैं वर्क बाय नॉर्मल रिएक्शन 0, ऑप्शन सी गलत। अगर आप इसके फ्रेम में बैठे हो, वो बोले विद रिस्पेक्ट टू दी प्लेटफॉर्म या विद रिस्पेक्ट टू दी लिफ्ट, तब आपके लिए फोर्स को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, आपको अंदर से नहीं दिखाई देगा, तब आप 0 बोलेंगे। ठीक है, तो वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बेटा। तो फोर्स आपका कितना है? हमारे पास n mg 3 mg/2 और इसने डिस्प्लेसमेंट होते हुए देखा है g/4 t², तो ये आ जाएगा 3/8 mg² t²। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 3/8 mg² t², ये आपका आंसर। तो डिस्कस मैं जनरल पैरामीटर कर रहा हूं, वैल्यूज आप आखिर में डालिएगा और बाद के क्वेश्चन में भी वही चीज चलेगा। ठीक है, आप एक m मास का ब्लॉक है, आपने h हाइट पर से रिलीज करा है, u की वैल्यू 0 है, आप फेंक भी सकते हैं क्वेश्चन में, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो जब आपने इसको रिलीज करा है तो ये जाएगा और इधर टकराएगा। कुछ बच्चे इसको यहां से यहां तक काइनेटिक्स में करते हैं कि सर h हाइट फॉल होने के बाद वेलोसिटी स्पीड हो जाएगी √ 2gh, फिर उसके बाद स्प्रिंग लॉक सिस्टम का क्वेश्चन बनाते हैं, कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ब्रेक टू करने का एक इक्वेशन हो जाएगा कि h हाइट फॉल होने के बाद आएगा, फिर इसके बाद ये स्प्रिंग को कंप्रेस करते करते एक मैक्सिमम कंप्रेशन हमारे पास करेगा x मैक्स। जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन करेगा फाइनल स्पीड कितनी होगी आपकी? 0। हमें यही बताना है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म इज डिप्रेस्ड बाय डिस्टेंस h, द स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब इन्हीं के टर्म्स में हमारे पास चलेगा। तो मैं इस कांसेप्ट को जनरलाइज कर रहा हूं क्योंकि ये कई बार हमारे पास रिपीट हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आपका m मास का ब्लॉक है, ये आपकी हाइट h है और ये आपका स्प्रिंग k था। ठीक है, जैसे अगर आप इस ब्लॉक को यहां से रिलीज करते हैं बेटा, इस लेवल से, ठीक है, अगर आप इसको यहां से रिलीज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये आएगा इसको कंप्रेस करेगा, फाइनली ये कहीं ना कहीं यहां तक इसको कंप्रेस कर देगा, है ना? ये इसको यहां तक कंप्रेस कर देगा। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन की अगर मैं बात करूं, दिस इज योर x मैक्स, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो जब ये मैक्सिमम कंप्रेस करेगा तो फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी होगी? 0 होगी। यहां पर से बॉडी स्टार्ट हुई, आप देख रहा कौन-कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है। mg कट 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 कट, सिर्फ h का काम नहीं, कट 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 कट, यहां तक mg ने अपना काम किया है। तो वर्क एनर्जी दोनों लगाएंगे, टोटल वर्क एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mg। कितना लेंथ चला रहे हैं? h, तो ये भी चलाना, कुछ बच्चे mgh करते हैं बस, h प्लस x। सर पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। अब यहां से जैसे इसको कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग फोर्स आपका यहां पर काम करेगा उल्टी डायरेक्शन में, तो फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट आपका नीचे है, वर्क डन विल बी नेगेटिव -½ k x मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, mgh प्लस mgx। ठीक है, -½ k x का स्क्वायर, ये मैक्सिमम की ही बात करें तो 2mgh प्लस 2mgx माइनस k x स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक के हिसाब से देखें तो ये आपका कुछ इस प्रकार से प्रकट हो जाएगा मेरे इंटरप्रेटर। एक क्वाड्रेटिक बनेगी x की अगर आप बात करें, सर दो आंसर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक अपनी इस वाली हाइट पर भी देखो, आपने क्या करा है, एक ऐसी हाइट जहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, तो यहां पर भी होगा। अगर इसे इसके साथ स्टिक करेगा तो यहां पर भी होगा, तो हमें पॉजिटिव वाला ही चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास -b प्लस -b स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला भाई, -4 × a × c, ठीक है, अपॉन 2 × a। अब आप कौन सा यूज करेंगे? प्लस। अब आप कौन सा यूज करेंगे? प्लस। ठीक है, क्योंकि ये जब ये इसके साथ जाके कंप्रेस होगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहां पर भी ये केस ऐसे आएगा जहां वेलोसिटी 0, क्योंकि ऑसिलेट करेगा ना इसके बाद। ठीक है, अगर आगे से स्टिक हो जाएगा तो ऑसिलेशन में आएगा, तो ये वाला केस हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी के ऊपर आपके ये वाला क्वेश्चन भी है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने चेन को इस प्रकार से इस पर टांग दिया है कि इसका जो भी ये लेंथ है ना मेरे इंटरप्रेटर, जैसे मान लो टोटल लेंथ कितना था, टोटल लेंथ अगर मैं बात करूं ये आपका l है, तो l/n पार्ट यहां है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है मास ऑफ हैंगिंग पार्ट कितना होगा? मास ऑफ हैंगिंग पार्ट जो लटका हुआ है, ठीक है, वो कितना होगा बेटा? हमारे पास m/n है ना। अगर आधा यहाँ n की वैल्यू 2 होती है, अगर आधा लेंथ यहाँ होता तो मास भी आधा यहाँ होता। ऑल्दो ये थोड़ा सा सेंटर मास का कंसेप्ट है, लेकिन इधर देखना, इसका जो भी वजन होगा वो इधर होगा। ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे, एंड दैट डिस्टेंस विल बी l/2n, और कितना वजन होगा? mg/n आया ना, ये तो होगा ना हमारे पास। अब इन्होंने कहा कि इस पूरी चेन को ऊपर लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, खुद सोचना बेटा। चेन वाले क्वेश्चन जल्दी सेंटर मास से कर लेना, आसान पड़ता है। अगर मैं चेन को ऊपर खींचता जा रहा हूं, कुछ ऐसा भी अगर आ गया, हल्का सा भी एक पार्ट अगर हैंगिंग में है, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास की अगर बात करो, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो m1x1 + m2x2 + m3x3 ऐसे करते थे, m1y1 + m2y2 + m3y3 डिवाइड बाय m1 + m2 + m3। अगर इन पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट अगर है, y में भी है, तो ऑब्वियसली बात है सेंटर ऑफ मास इस टेबल पर नहीं आया होगा, सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं हल्का सा नीचे ही होगा,
क्योंकि इन सबका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 और इन सबका वाई कोऑर्डिनेट तो है, तो सेंटर ऑफ मास का भी वाई कोऑर्डिनेट आएगा, मीन सभी सेंटर ऑफ मास ऊपर ही आएगा। अगर मेरे को पूरी चेन, ध्यान सुनना, अगर मेरे को पूरी चेन टेबल पर लानी है तो क्या आप कह सकते हैं, मैं कह दूं इसका सेंटर ऑफ मास अगर टेबल पर आ गया तो हो जाएगा काम। हमारे पास ऐसा सिनेरियो तब तक नहीं आएगा, तब तक सेंटर ऑफ मास टेबल पे आएगा ही, आया ना। तो बेसिकली आपको अपना व्हेन सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाए तो वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा, इस सेंटर ऑफ मास को, तो फोर्स है आपका mg/n और आप उसको कितना ऊपर ले जा रहे हैं l/2n, तो आपका वर्क डन होना चाहिए mg/2 l का स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, मैं स्लोली मूव करूंगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं कर रहा, मतलब तेज नहीं कर रहा, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा, मेरी काइनेटिक एनर्जी स्पीड तो दे रहा हूं, वो भी हो जाएगा। तो स्लोली बात करें तो आपका mg/2n² हमारे पास mg/2 यहां पर होगा एट एनी एंगल थीटा, तो इसका खुद का वजन होता है mg और यहां होता है टेंशन हमारे पास t और v स्पीड से जा रहा है। तो आप इक्वेशन क्या बनाते हैं, यहां पर अगर आप देखें तो ये अगर थीटा है तो ये थीटा है, तो mg cos थीटा आपका यहां आता और mg sin थीटा आपका यहां आता, ठीक है। तो t minus mg cos थीटा इज इक्वल टू mv² by r आपका रहता। अगर मैं टेंशन की बात करूं तो mg cos थीटा प्लस mv² by r है, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है तो ये पूरा पार्ट कांस्टेंट हो गया, mg आपका कांस्टेंट है तो ये पूरा पार्ट कांस्टेंट हो गया, तो आपका cos थीटा इज गोइंग टू डिसाइड कि टेंशन बढ़ेगा या घटेगा। जब यहां पर अगर आप बात करेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 इज 1, तो यहां पर आपका टेंशन मैक्सिमम होगा। और अगर आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री की बात करेंगे बेटा तो हमारे पास cos 90 0, तो टेंशन की वैल्यू mv² by r आपकी होगी। और अगर आप यहां पर बात करें हमारे लिए तो यहां पे थीटा की वैल्यू अगर आप देखें तो mv टेंशन की वैल्यू आपकी आएगी mv² by r माइनस mg, इस टाइप से, ठीक है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो मैक्सिमम टेंशन आपका किधर आ रहा है, इधर, ठीक है, दैट विल बी mg प्लस mv² by r, है ना। यहां है mv² by r और यहां mv² by माइनस mg, तो मैक्सिमम लोएस्ट मिनिमम हाईएस्ट, तो सेम टेंशन थ्रू द मोशन, मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, मिनिमम एट द लोएस्ट पॉइंट, मिनिमम व्हेन द रूट इज हॉरिजॉन्टल, तो बी ऑप्शन आपका आंसर इसलिए होगा। चलिए आगे,